एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आई कांट लिव विदाउट यू का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। जल्द से जल्द मुझे इसे ख़त्म करना होगा क्योंकि ये बहुत दिनों से चल रहा है और मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ चीज़ों की वजह से, अपनी लाइफ की वजह से। बट अब मैं इसे ख़त्म करना चाहती हूँ, इसलिए बड़ा एपिसोड डाल रही हूँ। ऐसे ही 2-3 एपिसोड में ख़त्म कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एंड आप सबको डिसअपॉइंटमेंट करने के लिए आई एम रियली सॉरी। पिछला एपिसोड बहुत ही अच्छे एंडिंग में ख़त्म हुआ था जब विंग वापस आ गया था। यहाँ से विंग और वांगजी के लाइफ का एक नया हिस्सा शुरू होने वाला था। विंग के आने की खबर को सुनकर वांगजी जितना ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था, जितना ज़्यादा वो क्यूरियस हुआ था और जितने एक्साइटमेंट के साथ वो विंग को देखने गया था, उससे कई लाखों गुना ज़्यादा शर्म, एम्बैरसमेंट सब मिलाकर वो बाहर आया था दौड़ के। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, इतना कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसका दिल बाहर आ जाएगा उसके मुंह से। कैसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो ज़रूर ही आज ऐसा होगा उसके साथ, नहीं तो क्या होगा? शायद उसका दिल फट ही जाएगा उसके सीने के अंदर। ऐसा कभी उसके साथ पहले नहीं हुआ है, कभी नहीं। ये पहली बार है ना? वांगजी का चेहरा उससे बहुत गर्म महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे से भाप निकल रहा हो और साथ में उसके दोनों चीक्स थोड़े से दर्द कर रहे थे, पता नहीं क्यों। ये क्या हो रहा है? वांगजी अपने आंखों को एक जगह टिका नहीं पा रहा था। वो दौड़ते हुए अपने कमरे में चला गया था और दरवाज़ा बंद कर दिया था और ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए ही अचानक वांगजी ने मिरर में अपना चेहरा देखा और वो हैरान हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया है। क्यों? किस लिए? उसका चेहरा इतना लाल क्यों है? नहीं, वांगजी और कुछ सोच नहीं पाया। वो तुरंत वॉशरूम के अंदर चला गया। दूसरी तरफ हमें विंग को दिखाया जाता है जो आहिस्ते धीरे उठता है। उसे देखकर लग रहा था कि उसे उठने में भी बहुत आलस आ रहा है। उठने के बाद उसने आसपास देखा और फिर वो वॉशरूम की तरफ चला गया। वॉशरूम जाते हुए उसने उन कपड़ों को उठा लिया जो वांगजी निकाल के गया था। उन कपड़ों को देखकर विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो चुपचाप बस चला जाता है वॉशरूम में और लगभग 1 घंटा लेकर वो शावर लेता है और फिर उन कपड़ों को पहनकर वो बाहर आता है। अपने बालों को अपने हाथों से कॉम्ब करता है और निकल जाता है अपने कमरे से बाहर। विंग धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। नीचे ड्राइंग रूम में बहुत लोग बैठे हुए हैं, लेकिन विंग का नज़र एक इंसान पर अटक गया। वो इंसान और कोई नहीं, विंग का ग्रैंडपा है। फैमिली हेड के सोफे पर बैठे हुए थे। उनके कपड़े देखकर लग रहा था कि वो बस कुछ देर या कुछ मिनट पहले ही यहाँ पर आके पहुँचे हैं। उनके साइड पर शिचान खड़ा था और लैन कुरैन उनके पास ही में एक सोफे पर बैठे हुए थे। विंग के ग्रैंडफादर मिस्टर शाओ वो बैठकर चुपचाप टी पी रहे थे। उन्होंने टी पीते हुए ही सामने सीढ़ियों की तरफ देखा। शायद उनको अंदाज़ा हो गया था या फिर विंग के कदमों की आवाज़ से उन्हें पता चल गया था। सबका नज़र विंग पर था। विंग के ग्रैंडफादर बहुत ही शांत लहजे में टी पी रहे थे और विंग को सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरते हुए देख रहे थे। विंग के अंदर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं था या फिर कुछ भी नहीं था, वो बहुत ज़्यादा शांत था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस जगह सदियों से है। आखिरी बार जब विंग और उसका ग्रैंडफादर मिले थे तब से लेकर अब तक 1 साल 3 महीना गुजर चुका है, लेकिन कोई इस बदतमीज़ लड़के को तो देखो जिसे कोई एक्साइटमेंट नहीं है अपने ग्रैंडफादर से मिलने का। इसे अच्छी तरीके से पता है कि जब वो लापता हुआ था तब उसके ग्रैंडफादर का हालत कैसा हो सकता था। वो जिंदा है ये काफ़ी है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी ये बदतमीज़ लड़का अभी भी इतना ज़्यादा शांत है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब कुछ मिस्टर शाओ
टी पीते पीते अपने दिमाग में सोच रहे थे और विंग को देख रहे थे। उन्होंने विंग के कपड़ों को देखा। विंग थोड़ा अतरंगी कपड़े पहनता है लेकिन इतना भी नहीं। मतलब सीरियसली, विंग ने ट्रैक सूट पहना हुआ था, वो भी दो अलग अलग। एक एकदम चटक ग्रीन कलर का टी शर्ट और दूसरा येलो कलर का ट्राउज़र। वाह, ये क्या था? मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? हालांकि विंग बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी ये एक थॉट शिचैन को भी आ रहा था। मतलब शिचैन भी विंग को देखकर थोड़ा हैरान हो गया था। हालांकि शिचैन को पता है कि विंग के वार्डरोब में हर एक कलर का हर एक चीज़ रखा हुआ है। मतलब ऐसा कोई कलर नहीं है जो उसके वार्डरोब पर नहीं है, लेकिन विंग पहनता नहीं है। वो बस ऐसे शौक में या फिर पैसे उड़ाने के लिए कुछ भी कर लेता है, कुछ भी खरीद लेता है। उसने अपनी लाइफ में पहली बार विंग को इस तरीके से देखा है। खैर, तब तक विंग नीचे उतर चुका था और वो सीधा जाके अपने ग्रैंडपा के सामने बैठ भी चुका था। एकदम अपने ग्रैंडपा के सामने टी टेबल के ऊपर वो बैठा हुआ था। तब जाके विंग का जो ग्रैंडफादर है मिस्टर शाओ, वो अपना जो टी कप है वो अपने हाथ में पकड़ते हैं और शिचैन की तरफ बढ़ा देते हैं। शिचैन टी कप को लेता है और साइड में कर देता है। फिर विंग के ग्रैंडफादर अच्छे से बैठते हैं और सीरियस टोन में विंग को घूरने लगते हैं। विंग अपने ग्रैंडफादर को बहुत ही शांति से देख रहा था। अब ओल्ड मैन अपने गुस्से को बिल्कुल भी काबू में नहीं रख पाते। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या देख रहे हो तुम? हाँ, मैं मर गया हूँ या नहीं? मैं नहीं मरा हूँ, अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन तुम्हारे जो हरकतें हैं ना, वो मुझे एक दिन ज़रूर मार देगा। तुम थे कहाँ पर? एक सिंगल मैसेज तक हमारे पास नहीं पहुँचा सके तुम। विंग के ग्रैंडफादर बुज़ुर्ग ज़रूर हो चुके थे, लेकिन उनके आवाज़ में अभी भी इतना ज़्यादा गुस्सा था, इतना ज़्यादा लाउड था कि वांग जी ऊपर से सुन पाया, क्योंकि वांग जी ने डोर लॉक नहीं किया था। अगर उसने डोर लॉक कर दिया होता तो शायद वो सुन पाता, लेकिन वो डोर लॉक नहीं किया हुआ था। वो बस अभी अभी एक लंबा शावर लेकर निकला था। उसे अब थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा था, उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा था और इसलिए वो बस दरवाजे के पास आके डोर को खोल रहा था। तभी उसने साफ साफ किसी के चिल्लाने की चीखने की आवाज़ को सुना और वांग जी को डर लग गया। वो तुरंत बाहर आ गया। बाहर आके उसने देखा कि एक बुज़ुर्ग इंसान बैठे हुए हैं। गौर से देखने पर वांग जी को याद आया कि ये विंग के ग्रैंडफादर हैं। वांग जी के बर्थ के समय जो विंग को लेकर गए थे, ये वही इंसान है। हालांकि उम्र का छाप उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है, इसलिए एक नज़र में पहचानना मुश्किल है। विंग के ग्रैंडफादर के डांटने का, चिल्लाने का जो आवाज़ है ना, वो इतने ज़ोर ज़ोर से गूंज रहा था पूरे मेंशन में कि सारे जो सर्वेंट्स थे, सारे जो बॉडीगार्ड्स थे, शिचैन, वांग जी, जिसके लिए ये बहुत ही नया था, यहाँ तक कि लैन कुरैन भी थोड़े से टेंशन में आ गए थे। मतलब वो भी थोड़े से परेशान हो गए थे। उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। सारे लोग टेंस थे सिवाय शिचैन के। वो बिल्कुल भी टेंस नहीं था, क्योंकि उसने अनगिनत बार ऐसा कुछ देखा है, लेकिन हर बार बंद कमरे के अंदर ये सब होता है ना, तो कोई ख़ास लोग देख ही नहीं पाते। मतलब कुछ ख़ास लोगों के अलावा बाकी लोग देख ही नहीं पाते, सुन नहीं पाते, इसलिए उन्हें नहीं पता। लेकिन शिचैन को अच्छे से पता है कि ये सब किस जगह पर जाके एंड होगा। दूसरी तरफ मिस्टर शाओ चिल्लाए जा रहे थे और कह रहे थे कि तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हो, तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हाँ, एक बूढ़ा इंसान, तुम उस इंसान को मारना चाहते हो, इसीलिए, बस इसीलिए तुमने कोई खबर नहीं दिया। तुम्हें पता नहीं था क्या कि मैं यहाँ पर किस हालत पे हूँ? मुझे जब पता चलेगा तब मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। तुमने इतना कुछ कर लिया, मुझे बताने के बारे में सोचा भी नहीं। ओल्ड मैन अब थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे। वो जितना ही चीखे चिल्लाए, जितना ही पावर क्यों ना दिखाए, लेकिन एक चीज़ वो झुठला नहीं सकते, वो ये है कि वो बूढ़े हो गए हैं। उम्र
ये उम्र कुछ ऐसा है जो एक बार चला जाए तो दोबारा वापस नहीं आएगा। विंग ने अपने ग्रैंडफादर को ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए देखा और वो उठकर अपने ग्रैंडफादर के गले लग गया। विंग एक छोटे बच्चे की तरह अपने ग्रैंडफादर के गोद में चढ़ गया था और एकदम बस अपने ग्रैंडफादर को कसकर गले लगाकर बैठा हुआ था। लेकिन विंग के ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा ही नाराज़ थे। वो ज़ोर ज़ोर से हाँफते हुए विंग को मारे जा रहे थे। वो विंग के बाजू पर, विंग के पीठ पर स्लैप करते हुए कह रहे थे कि उतरो, मेरे ऊपर से उतरो, बंदर की तरह मेरे ऊपर चढ़ क्यों रहे हो? हाँ, ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा। इस बार मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया हूँ और इस बार मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ तुमसे। तुम बार बार एक ट्रिक अपना कर बच नहीं सकते। इस बार तुम्हें मैं सज़ा देकर रहूँगा। लेकिन विंग वो बहुत शांत था। उसने और ज़्यादा कसकर अपने ग्रैंडफा को गले लगा लिया। ऐसे लगभग कुछ देर चलता रहा। उसके बाद ओल्ड मैन एकदम शांत हो गए थे, एकदम शांत। उनका सारा गुस्सा शांत हो गया था और वो एकदम चुप हो गए थे। फिर विंग अपने ग्रैंडपा को थोड़ा सा छोड़ता है, लेकिन वो अभी भी अपने ग्रैंडपा के गोद में ही बैठा हुआ था। थोड़ा सा छोड़ता है और अपने ग्रैंडपा के चेहरे को देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी ग्रैंडपा, मैं बस कुछ ज़रूरी काम में अटक गया था। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। आई नो कि आप सब कुछ संभाल लेंगे। ये कहते हुए विंग अपने ग्रैंडपा के चेहरे को अच्छे से दोबारा देखता है और कहता है, क्या आपका ब्लड शुगर फिर से फॉल कर गया था? क्या आपने सही से अपना रूटीन मेंटेन नहीं किया था? विंग के बात को सुनकर ओल्ड मैन का गुस्सा जो दब गया था वो फिर से एकदम उभर आया था और वो चिल्लाते हुए फिर से कहने लगे, हाँ हाँ, मेरा ग्रैंडसन तो पिकनिक पर गया था और मेरा ब्लड प्रेशर भी एकदम नॉर्मल होना चाहिए था, है ना? विंग ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि विंग ने अब हंसा। वो अपने ग्रैंडपा की बात को सुनकर हंस रहा था और विंग का ग्रैंडफादर विंग को देख रहे थे। बाकी सारे सर्वेंट्स, वांगजी, लैन कुरैन, ये सभी हैरानी से विंग और ओल्ड मैन को देख रहे थे। सारे सर्वेंट्स और सारे जो गार्ड्स हैं ना, वो हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ तो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा झमेला होगा, या फिर उनके यंग मास्टर को सज़ा मिलेगा, या फिर उन्हें पनिश किया जाएगा। उनके यंग मास्टर के लिए उन्हें बुरा लग रहा था। एक तो यंग मास्टर लापता थे, पता नहीं कौन से सिचुएशन में फंसे हुए थे, और अभी उनके यंग मास्टर को डांटा जा रहा है। ये सोचकर सारे गार्ड्स और सारे जो सर्वेंट्स हैं ना, वो थोड़े से उदास थे। लेकिन अभी ना उनका चेहरा एकदम खिल उठा था। उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके यंग मास्टर के साथ उनके ओल्ड मास्टर का इतना ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप है। यहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं वो सब नए हैं, मतलब उतना ज़्यादा क्लोज नहीं है विंग और विंग के ग्रैंडफादर के, इसलिए उन्हें नहीं पता है इनका रिलेशनशिप कितना गहरा है। मतलब कितना, एक नॉर्मल ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर का जो रिलेशनशिप है ना, उससे कई गुना ज़्यादा। विंग के लिए उसके ग्रैंडफादर सिर्फ ग्रैंडफादर नहीं है, विंग के लिए उसका ग्रैंडफादर उसका फादर है। उसके लिए मदर भी अपना ग्रैंडफादर ही है, और साथ में उसका फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, जो बोलो सब कुछ वो एक इंसान है जिसके साथ विंग कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है और कैसे भी रह सकता है। खैर, शिचैन जो मुस्कुराता है, उसे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा और सब कुछ शांत हो जाएगा। बस जो प्रेसिडेंट है वो ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, लेकिन विंग के थोड़े से करीब आने पर ही उनका सारा गुस्सा पानी बन जाता है। सब कुछ, विंग एक बार अपने ग्रैंडफादर को गले लगा ले तो सब कुछ ठंडा। ज्वालामुखी भी अगर फट जाए ना तो वो भी बर्फ़ बन जाएगा, ऐसा कुछ। खैर, विंग उठा और उठने के बाद उसने कहा, ओके, आई एम टू हंग्री, चलो कुछ खाते हैं। ब्रेकफास्ट सबने कर लिया क्या? तभी शिचैन ने मुंह खोला और बोला, नहीं, चलिए सब एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। ये बात शिचैन ने प्रेसिडेंट को देखते हुए कहा और विंग के ग्रैंडफादर ने अपना सर हाँ में हिला दिया था। फिर सब एक साथ बैठ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए।
वांग जी नहीं आ रहा था, वो ऊपर ही था। लेकिन कब तक? विंग ने सबको हैरान करते हुए चिल्लाते हुए कहा, हे बनी, नीचे आओ। कब तक ऐसे छुप कर रहोगे तुम? ये सुनकर सारे लोग ऊपर देखते हैं और वांग जी, उसे पता नहीं चला कि क्या हुआ। वो शॉक्ड होकर वहाँ पर खड़ा था। वो छुपे, मतलब इतना भी उसके दिमाग में ये प्रोसेस नहीं हो रहा था कि उसे छुपना चाहिए, सब उसे देख रहे हैं। वो तो शॉक्ड होकर वहाँ पर खड़ा था। फिर शिचैन ने वांग जी को बुलाया और कहा, वांग जी नीचे आओ, ब्रेकफास्ट कर लो। अब वांग जी के पास कोई चारा नहीं था, उसे नीचे जाना ही पड़ा। वो चुपचाप धीरे धीरे नीचे उतर आया और आके अपने भाई के पास बैठ गया। दूसरी तरफ मिस्टर शाओ वांग जी को अपनी तीखे नज़रों से देख रहे थे। वांग जी को बहुत बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो रहा था, इतना कि वो क्या कहे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये विंग के ग्रैंडफादर, मतलब ओल्ड मैन, ऐसे क्यों देख रहे हैं। वांग जी के तो पसीने छूट रहे थे, वो अभी अभी नहा कर आया था। वांग जी जैसे तैसे धीरे धीरे ब्रेकफास्ट करने लगता है। पूरे ब्रेकफास्ट हॉल का माहौल एकदम शांत था। ब्रेकफास्ट टेबल पर अभी फ़िलहाल 5 इंसान बैठे हुए थे। पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस था। उसी साइलेंस के अंदर अब ओल्ड मैन ने अपना सवाल विंग से किया और कहा, तो क्या खबर है? क्या तुम मुझे पूरा डिटेल्स नहीं देने वाले? विंग ने खाते खाते कहा, क्या पूछना है पूछिए। ये कहते हुए विंग अपने मुंह का जो सैंडविच है उसे ख़त्म करने लगा। तब ओल्ड मैन ने फिर से विंग की तरफ गौर से देखते हुए कहा, पीजी, उसके बारे में पूछना है। उसने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया या फिर तुमने उसे छोड़ दिया? तुम अगर यहाँ पर हो तो पीजी कहाँ पर है? पीजी का भी कोई खबर नहीं मिल रहा था, है ना? तुम दोनों एक साथ ही गायब हो गए थे। यहाँ तक कि पीजी के कुछ खास लोग भी तुम्हारे साथ ही गायब हुए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुमने पीजी को और पीजी के लोगों को मार दिया है या फिर पीजी ने तुम्हें मार दिया है। इन दोनों ऑप्शंस में से ही कुछ हुआ होगा। तुम वापस आ गए हो, इसका मतलब क्या पीजी मर चुका है? उनका सवाल एकदम सीधा सीधा था और उन्होंने बस सबके सामने ये सवाल कर दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर कोई भी दुश्मन नहीं है और यहाँ पर कुछ भी ऐसे प्राइवेट रखने वाला भी कुछ नहीं है। लेकिन लैन कुरैन और वांग जी हैरान हो गए थे कि ऐसा कुछ उनके सामने क्यों बोला जा रहा है। क्या वो लोग इतने ज़्यादा क्लोज हो गए हैं? पता नहीं, सच में उन्हें नहीं पता चल रहा था। शिचैन, जिसके चेहरे पर भी एक ही सवाल था, क्या पीजी जिंदा है? अगर वो ज़िंदा है तो कहाँ पर है? और विंग अब तक कहाँ पर था? विंग ने कोई मैसेज उन तक पहुँचाया क्यों नहीं? विंग अपने हाथ में पकड़े ग्लास को नीचे रखता है जिसमें जूस था और विंग ने उसे आधा ख़त्म कर दिया था और फिर अपने ग्रैंडपा की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, कुछ ऐसा ही हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं कुछ और काम कर रहा था ग्रैंडपा, और मुझे नहीं पता कि पीजी कहाँ पर है। मैं आपको पूछकर बता सकता हूँ कि वो कहाँ पर है। विंग का टोन एकदम हस्की था, जिसे देखकर विंग के ग्रैंडफादर मिस्टर शाओ फिर से गुस्सा हो गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने चिल्लाया नहीं। वो विंग को गौर से देखते हैं। उन्हें समझ आता है कि विंग इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहता है। जब विंग का मन करेगा तभी विंग बताएगा। अभी वो चिल्ला चिल्ला कर अगर अपना गला एकदम फाड़ भी ले तो भी विंग नहीं बताएगा। इसलिए वो दोबारा ब्रेकफास्ट पर मन देता है, लेकिन उसके अगले ही पल विंग ने एकदम बम फोड़ दिया था, इतना बड़ा कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, विंग एक बार सबकी तरफ देखता है, सब जहाँ पर अपने नज़रों को झुकाकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसी मोमेंट विंग ने कहा, मुझे शादी करना है। ये इतना ज़्यादा शॉकिंग एक स्टेटमेंट था कि विंग के ग्रैंडफादर को तुरंत खांसी आ गया, उनके गले में खाना अटक गया था। लेकिन विंग तब भी शांत था। वो उठकर अपने ग्रैंडफादर के पास गया भी नहीं था, उसने बस पानी का ग्लास अपने ग्रैंडफादर की तरफ बढ़ा दिया था। मिस्टर शाओ ने तुरंत पानी पिया और विंग की तरफ देखा। दूसरी तरफ शिचैन और लैन कुरैन
वो दोनों भी विंग को हैरानी से देख रहे थे और वांग जी वो भी हैरान था। मतलब शायद वो कुछ सोच नहीं पा रहा था या फिर उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो कहीं मतलब कहीं कहीं तो खो गया है। उसे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है। एकदम उसे सुन पड़े रहने का एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था उसका पूरा बॉडी सुन पड़ गया है। विंग के ग्रैंडफादर ने अपने आप को संभाल लिया था बहुत जल्द ही। उन्होंने फिर विंग की तरफ देखा और कहा, मैं भी ये सोच रहा हूँ। आफ्टर ऑल तुम्हारा उम्र हो गया है शादी करने का, तो क्या ख्याल है किससे करने वाले हो? तुमने अपने लिए ओमेगा ढूंढ लिया है क्या? क्या कोई बिजनेस पार्टनर है? विंग अब पूरा ध्यान अपने ग्रैंडफादर की तरफ देख कर बैठा हुआ था, जैसे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन हो रहा है, जबकि थोड़ी देर पहले इससे भी इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन हो रहा था। लेकिन तब विंग का ध्यान बिल्कुल भी उन चीज़ों पर नहीं था। विंग के ग्रैंडफादर ने भी अपने आप को एकदम सही से बिठा लिया था और सीरियस लुक में विंग को देख रहे थे। विंग ने अपने ग्रैंडफादर के आंखों में देखते हुए कहा, मुझे शादी करना है। और फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन ग्रैंडपा, मैंने अपने ओमेगा को उसके बर्थ के बाद ही ढूंढ लिया था, है ना? क्या भूल गए? ये कहते हुए वांग जी की तरफ देखता है विंग, और विंग का नज़र जैसे ही वांग जी पर गया ना, विंग के ग्रैंडपा का नज़र भी वांग जी पर गया। और ऐसा नहीं है कि वो भूल गए हैं, उन्हें सब याद है, लेकिन उनके दिमाग में ये चल रहा था कि विंग और वांग जी दोनों ही बड़े हो चुके हैं। विंग क्या सोचता है? तब विंग बहुत ही छोटा था और बचपन में तो मतलब कोई भी कुछ भी कह देता है। उन सारी चीज़ों को थोड़ी ना पकड़ के रह सकते हैं। अब बच्चे जब बड़े होते हैं उनके पसंद, उनका सब कुछ बदल जाता है ना? लेकिन अब जब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि विंग वांग जी से ही शादी करना चाहता है और ऐसे शरेआम बोल रहा है, तब उन्होंने अपने मन में कहा कि विंग बहुत ही ज़्यादा बेशर्म हो चुका है। लेकिन ये बात उन्होंने सामने सामने नहीं कहा। उन्होंने एक ब्रीथ छोड़ा, एक गहरा सा ब्रीथ, और माहौल को समझने का कोशिश किया, खासकर लैन कुरैन और शिचैन को देखकर। शिचैन और लैन कुरैन शांत थे। लैन कुरैन हाँ थोड़ा सा वो हड़बड़ा गए हैं, थोड़ा सा वो परेशान हो गए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये बहुत जल्दी है। लेकिन उन्हें पता चल गया था, और वो भी विंग के एब्सेंस में वांग जी को वो देख रहे थे, वो नोटिस कर रहे थे कि उनके नेफ्यू में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। वो विंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुका है और शायद वो पसंद भी करने लगा है। विंग के एब्सेंस में ही वो विंग को पसंद करता है, और विंग के लिए वांग जी का जो क्रेजीनेस है वो देखकर लैन कुरैन को ये बात पता चल गया था कि अगर वो ना भी करे ना, तो भी विंग वांग जी को नहीं छोड़ने वाला। विंग वांग जी को हासिल करके रहेगा। तो वो फालतू में क्यों परेशानी क्रिएट करेंगे अगर दो इंसान एक दूसरे को चाह रहे हैं तो। और दूसरी तरफ उनको ये थॉट भी आ रहा था कि वो वांग जी के लीगल गार्जियन है, तो उस हिसाब से उन्हें थोड़ा सा सख्त रहना होगा, चीज़ों को समझना होगा, विंग को समझाना होगा कि वांग जी के पीछे वांग जी का गार्जियन है। अगर वांग जी को विंग परेशान करेगा या फिर बिना वांग जी के मर्ज़ी से उसे शादी करने के बारे में सोचेगा, तो ये चीज़ें उतनी आसानी से नहीं होगा। वो अपने दिल में यही सब कुछ सोच रहे थे और आगे क्या होने वाला है वो देखने का इंतज़ार कर रहे थे। शिजान जिससे सब कुछ पता था, मतलब वो जानता था कि ऐसा ही कुछ होगा, तो वो बहुत शांत था। मिस्टर शाओ ने अब अपने भारी आवाज़ में कहा कि ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा, मतलब क्या वांग जी इसके लिए तैयार है? वांग जी जिसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर क्या बातें हो रहा था, वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था, ना ही समझ पा रहा था, ना ही सुन पा रहा था। सब कुछ सुन पड़ गया था उसके बॉडी में। तो जैसे ही विंग के ग्रैंडफादर ने उससे उसकी मर्ज़ी पूछा ना, वो सुना ही नहीं, मतलब उसके कानों तक वो बात पहुंचा ही नहीं था। वो अभी भी अपने ब्रेड की तरफ देखे जा रहा था चुपचाप। उसको आंसर ना करते हुए देखकर विंग ने वांग जी के हैंड को पकड़ा और उसे शेक करते हुए कहा, हे बनी, क्या सोच रहे हो तुम? अब वांग जी होश में आया था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो अब तक सुना ही नहीं था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो विंग के ग्रैंडफादर ने फिर से कहा, वांग जी बताओ मुझे,
बिना डरे बिना हिचकिचाए बताओ क्या चाहते हो तुम। अगर तुम चाहते हो तो ही शादी होगा, अगर तुम नहीं चाहते हो तो शादी नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें वक्त चाहिए तो हम वक्त भी दे सकते हैं। सो बिल्कुल भी डरना नहीं है, जो दिल में है वो बता दो। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बताए। क्या मतलब उसे क्या बताना है। शादी मतलब ये वो कैसे बता सकता है। वांगजी बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। घबराहट में उसने तुरंत अपने ब्रदर और अंकल की तरफ देखा। उन दोनों का नज़र भी वांगजी पर था। वांगजी को घबराते हुए देखकर विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ लिया सबके सामने। वांगजी जिसका पूरा बॉडी शिवर कर गया था और उसका चीक्स फिर से गर्म होने लग गया था, लेकिन विंग वो वांगजी के हाथ को छोड़ने का इरादा नहीं बना कर रखा था। मतलब वो और कसकर वांगजी के हाथ को पकड़ चुका था और उसने वैसे ही कहा, लिसन, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना है या फिर तुम्हें ना कहना है तो तुम कह सकते हो, बट शादी तुम्हें मुझसे ही करना होगा। विंग के ग्रैंडफादर ने चिल्लाते हुए कहा, विंग तुम उसे प्रेशर नहीं दे सकते। एक ओमेगा का मर्जी भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर वांगजी तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो तुम उसे बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं कर सकते। विंग ने अपने ग्रैंडपा की तरफ देखा और बोला, आई डोंट केयर, मुझे वांगजी से शादी करना है और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है शादी के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वक्त दे दिया है अपने ओमेगा को, है ना। तो अब बस सारा इंतज़ाम कीजिए ग्रैंडपा, बिकॉज आई कांट वेट लॉन्गर। ये कहते हुए विंग उठ गया था और शिचैन को भी इशारे से उठने के लिए कह दिया था। शिचैन और विंग वहाँ से चले गए थे। उनके जाने के बाद वांगजी उठा और वो दौड़ के अपने बेडरूम में चला गया था। उसे ऐसे जाते हुए देखकर लैन कुरान थोड़े परेशान हो गए। उन्हें लगा कि वांगजी शायद इस शादी से नाखुश हो या फिर क्या वो शादी नहीं करना चाहता। ये सोचकर ही लैन कुरान को पसीने आ रहे थे। और विंग के ग्रैंडफादर वो तो किसी और ही सोच में रह रहे थे। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनका ये ग्रैंड चाइल्ड इतना ज़्यादा बिगड़ गया है कि बस कुछ कहने के लिए उनके पास बचा ही नहीं है। अब क्या वो ओमेगा के बिना ओमेगा के बिना मर्जी के उससे शादी कर लेगा। ये तो ज़बरदस्ती हो गया ना। चाहे वो कितने ही बड़े गैंगस्टर हो, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी ओमेगा के साथ गलत नहीं किया और ना ही अपने रहते हुए अपने आसपास के किसी ओमेगा के साथ गलत होते हुए देखा। उन्होंने हमेशा ओमेगास को प्रोटेक्ट किया है। उनके लिए ओमेगास का मर्जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था। शायद इसीलिए उन्होंने बहुत ही कम वक्त में अपने करीबी ओमेगास को खो दिया है, जैसे उन्होंने अपनी वाइफ को खो दिया था। उन्होंने अपने इकलौते डॉटर को खो दिया है, वो भी उनकी गलती की वजह से। वो ये बात एडमिट करते हैं कि अगर वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होते, अपनी डॉटर को, अपनी वाइफ को अगर वो रोक टोक के अंदर रखते तो शायद वो दोनों ही उनके साथ अब तक रहते। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी वाइफ और अपनी डॉटर को पूरी आज़ादी दे रखा था, जिसकी वजह से उनकी वाइफ दुश्मनों के चंगुल में फंस गई थी और वो अपनी वाइफ को बचा नहीं पाई। और एक ही गलती उन्होंने अपने बेटी के वक्त भी किया। उनकी बेटी को उन्होंने आज़ादी दिया था और उनकी बेटी ने अपनी ज़िंदगी में एक गलत इंसान से प्यार किया था और उस प्यार का इतना बड़ा कीमत उन्हें चुकाना पड़ा अपनी बेटी को खोते हुए। वो और कुछ सोच नहीं पाए। वो उठकर चले गए अपने बेडरूम में। लैन कुरान ने सोचा कि वो कुछ देर बाद वांगजी से इस बारे में बात करेंगे। वांगजी जो इतना ज़्यादा शाय फील कर रहा था कि वो क्या कहे। उसका दिल सच में अब लग रहा था कि बाहर आ जाएगा। वो क्या करे, मतलब ये सब कुछ इतना जल्दी क्यों हो रहा है। उसके लिए ये सब कुछ बहुत जल्दी लग रहा था और ऐसा भी नहीं है कि वो शादी नहीं करना चाहता, लेकिन वो विंग के सामने कैसे जाएगा, विंग के आंखों में देखकर बात कैसे करेगा, विंग के साथ कैसे रहेगा। विंग ने बस वांगजी का हाथ ही तो पकड़ा था,
उससे ही वांग जी को लगा कि उसका पूरा शरीर फटने वाला है। सुबह के बाद भी वांग जी को याद आने लगा, तो फिर अगर शादी हो जाएगा तो विंग उसके कितने करीब रहेगा, वो कैसे खुद को संभाल पाएगा, वो तो मर ही जाएगा। वांग जी ये सब कुछ सोचे जा रहा था। वो अपने बिस्तर पर लेटकर यही सब कुछ सोच रहा था और सोचते सोचते वो सो गया। उसके बाद जब वांग जी ने अपनी आँखों को खोला तब उसने महसूस किया कि कमरा अंधेरे से भरा हुआ है। मतलब पूरा भी अंधेरा नहीं है, खिड़की से थोड़ा थोड़ा रोशनी आ रहा है, जिसे देखकर वांग जी का दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि अभी वक्त कितना हुआ है। लेकिन कुछ देर बाद जब वांग जी को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ, मतलब नींद काफ़ी हद तक हट गया था उसके आँखों से, तब उसने महसूस किया कि अब तो शायद अंधेरा होने वाला है। वो कब तक सोया था? ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सो गया था। ब्रेकफास्ट में जो कुछ भी हुआ उससे वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था और फिर वो सब कुछ सोचते सोचते वो सो गया। और उसके बाद अभी इतनी देर तक वो सोया रहा, उसे किसी ने जगाया नहीं। वांग जी अपने ही थॉट में था, तभी उसने विंग की आवाज़ को सुना। विंग ने कहा, क्या तुम्हारा सोना हो गया है? बस ये सुनकर ही वांग जी का दिल एकदम फिर से बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और वांग जी बेड से ही उछल पड़ा था। बस थोड़ा सा बाकी था वांग जी को बेड से नीचे गिरने को, और उसी वक्त उसे पकड़ लिया विंग ने और बेड पर सीधा बिठा दिया। वांग जी बेड पर बैठता है और थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है। बेड के हेडबोर्ड पर वो पूरा एकदम चिपक गया था। वांग जी को ऐसे देखकर विंग का रिएक्शन बहुत ही शांत था, जैसे कि उसे पता है कि वांग जी ऐसे ही रिएक्ट करने वाला है। वांग जी विंग को देख रहा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ऐसा नहीं है कि वांग जी विंग से डर रहा है, लेकिन पता नहीं ये कैसे फीलिंग्स वांग जी को घेर कर रखा है, जो विंग के सामने जाकर वांग जी का हाथ पैर ऐसे कांप रहा है। वांग जी को सच में समझ नहीं आ रहा था, लेकिन विंग शायद उसे समझ आ रहा था या फिर नहीं, पता नहीं। विंग बस वांग जी के सामने बैठ गया था, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, और बैठते ही उसने वांग जी की तरफ अपनी नज़रों को अच्छे से एकदम गहरा कर दिया, जैसे कि वो अपने नज़रों से वांग जी को स्कैन कर रहा है। वांग जी ने गल्प किया और विंग की तरफ अपनी आंखों को उठाने का कोशिश किया, लेकिन हुआ नहीं, जिसे देखकर विंग स्माइल करता है और कहता है, डोंट वरी, मुझसे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। वांग जी को पता है कि विंग उसे हर्ट नहीं करेगा। विंग ने कभी भी वांग जी को हर्ट नहीं किया है, उल्टा तो विंग ने उसे प्रोटेक्ट किया है हर टाइम। वांग जी के सोच के अंदर ही विंग ने साफ साफ वांग जी को बुलाया और कहा, हे बनी। वांग जी ने तुरंत विंग की तरफ देखा अपने उन कांपते हुए नज़रों से। विंग ने उन नज़रों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, विल यू मैरी मी? मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड कल ही अपलोड करूँगी, ठीक है? मैं उसका काम भी शुरू कर चुकी हूँ, तो कल ही अपलोड करूँगी। बाय बाय।